नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। 11 अक्टूबर, और अगर मैं कहूं 11 अक्टूबर 2024, तो आपके दिमाग में आएगा कि 11 अक्टूबर 2024 को क्या था। तो पहली चीज़ आपके दिमाग में आएगी कि रामनवमी थी, माफ़ कीजिएगा, नवमी थी, नवरात्र का अंतिम दिन। इसके अलावा क्या था, तो वो जल्दी आपके दिमाग में नहीं आएगा। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जन्म तिथि है, तो उनकी जन्म जयंती थी। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि 11 अक्टूबर को क्या था, अगर पूछा जाए तो जल्दी कोई नहीं बताएगा या बता पाएगा, तो लगभग स्थिति वही है कि हमारे देश के अधिकांश लोगों को, जब मैं अधिकांश कहता हूं तो आप ये मान के चलिए कि 0.01% को आप छोड़ दीजिए, बाकी सबको आप सम्मिलित कर लीजिए, नहीं पता होता है कि 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार 11 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने सरकार को एक सूचना भेजी कि वो लखनऊ में JPNIC यानी कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में जो जयप्रकाश नारायण की मूर्ति स्थापित है उस पर माल्यार्पण करने जाएंगे। क्योंकि उनको एक सिक्योरिटी मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो प्रोटोकॉल के तहत उन्हें ये सूचना सरकार को देनी होती है अगर वो कहीं इस तरह की गतिविधि में सम्मिलित होने जाते हैं। सरकार ने आनन फानन में JPNIC में जो उसका गेट है, उसके गेट को बंद करने का फैसला लिया। सरकार की जब मैं बात करता हूं, तो अब चाहे वो फैसला अधिकारियों ने लिया हो, चाहे नेताओं ने लिया हो, जिसने भी वो फैसला लिया, उसे कुल मिला के सरकार का फैसला कहा जाएगा। अब इस फैसले से सरकार ने क्या हासिल किया, ये बात मुझे बड़े से बड़ा विद्वान नहीं समझा पाएगा। और अभी तक चूंकि आज 4 दिन हो चुके हैं, तो 4 दिनों में जितनी भी चर्चाएं मीडिया में, पत्रकार बंधुओं के बीच, जो राजनीतिक चर्चाकार हैं उनके बीच जो भी चर्चाएं हुई हैं, तो उनमें से कोई भी ये बताने में असमर्थ है कि सरकार ने उससे क्या हासिल किया। बीजेपी के प्रवक्ता केवल एक तर्क देते हैं कि उसके निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच चल रही है, इसलिए उनको नहीं है। अब ये चीज थोड़ी समझ से परे है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भ्रष्टाचार की जांच कीजिए, अखिलेश यादव दोषी हो, अखिलेश यादव को पकड़ के जेल में डालिए, जैसे आपने अरविंद केजरीवाल को डाला था, हेमंत सोरेन को डाला। तो आपकी जांच चलते 7 साल से ऊपर हो गए। पिछले साल भी आपने इस तरह का ड्रामा किया था, तब भी अखिलेश यादव माल्यार्पण करने के लिए गए थे, तो आपने बैरिकेटिंग लगाई, फलाना किया, ढिमाका किया, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को वहीं दरवाजे, जो उसका गेट है, गेट के पास उठा लिया, ऊपर कर दिया, और अखिलेश यादव गेट को फांद कर दूसरी तरफ गए और उन्होंने माल्यार्पण किया। तो मैं बात कर रहा था कि भाजपा प्रवक्ता क्या तर्क देते हैं। तो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनके तर्क बड़े अजीब हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह के तर्क, इतने खोखले, इतने छिछोरे तर्क आप राजनीति में नहीं दे सकते। तो उनका पहला तर्क ये था कि वहां भ्रष्टाचार हुआ है इसलिए नहीं आने दे। ठीक है, भ्रष्टाचार हुआ तो ऐसा तो है नहीं को माल्यार्पण करके करने जाएंगे तो वहां पे कुछ ऐसा जादू हो जाएगा, वहां कुछ फाइलें गड़ी हुई हैं तो वो खोद के ले आएंगे, ऐसा तो कुछ होना नहीं था। जांच आप कर रहे हैं 7 साल से, अगर 7 साल में आप अभी तक इतने भी सबूत इकट्ठे नहीं कर पाए हैं कि आप अखिलेश यादव को दोषी ठहरा सकें, तो फिर आपकी जांच का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, जो LDA ने तर्क दिया कि वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, साफ सफाई नहीं है, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, आप Z+
या जेड कैटेगरी की सुरक्षा में आते हैं, इसलिए आपको वहां नहीं जाने दिया जाएगा, कीड़े मकोड़ों से या जीव जंतुओं से खतरा हो सकता है। अभी कितनी हास्यास्पद बात है। अगर ऐसा है भी तो क्या एलडीए या जो भी वहां पर जिम्मेदार संस्था है, और कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो प्रशासन क्या यह व्यवस्था नहीं कर सकता था कि वो उनको सूचना देता अखिलेश यादव को कि आप बड़े लाव लश्कर के साथ नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो गेट के अंदर लाव लश्कर के साथ नहीं जाएंगे। कुछ लोग, 2 4 10 लोग, जो भी आप गिनती तय करते, उतने लोग वहां तक जाकर के माल्यार्पण कर दें और अपना जो है फोटो आप जो होता है वो आप करा लें, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर सरकार ऐसा करती तो ये सबसे अच्छा रास्ता होता। एक तो ये होता कि जो पूरे दिन हंगामा कटा रहा 11 तारीख को, वो हंगामा नहीं होता, इतनी बड़ी मीडिया न्यूज नहीं बनती, और जो छीछा लेदर सरकार की हुई खासतौर से जांच के विषय में कि 7.5 साल या 7 साल जो भी आप कह लीजिए, कि इतने समय में आप उसकी जांच में कितना आगे बढ़ पाए, कुछ राय रत्ती आगे बढ़ भी पाए हैं या नहीं बढ़ पाए हैं, उसकी भी पोल नहीं खुलती। आप एक कॉरिडोर बना देते और उस कॉरिडोर से होकर के उनको ले जाते, उनसे माल्यार्पण करवा देते, बात खत्म हो जाती, किसी तरह के हंगामे की कोई नौबत ही नहीं आती। तो ये तो है सरकार का पक्ष। अब आज सुबह मैंने वरिष्ठ पत्रकार जो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, आपका अखबार नाम से, प्रदीप सिंह, उनका एक वीडियो देखा। मैं लगभग रोज ही देखता हूं। तो उन्होंने जो तर्क दिए वो भी मुझे उतने मजबूत तर्क नहीं लगे, यद्यपि वो आमतौर पर बहुत तथ्यपरक बात करते हैं। तो उन्होंने कहा यहां पर लड़ाई जो है वो विरासत की है, कि जयप्रकाश नारायण के लिए जनसंघ उनकी एक आवाज पर हमेशा खड़ा होता रहा, बीजेपी खड़ी होती रही, और समाजवादी पार्टी जो कि आज कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है, वो उन जयप्रकाश नारायण के साथ भी खड़ा होना चाहती है जो कि हमेशा कांग्रेस के विरोध में खड़े रहे, और खास तौर से जो कांग्रेस ने एक ये इमरजेंसी वाला जो एक पाप किया था उसके विरुद्ध। उन्होंने भारत की लगभग सभी पार्टियों को एक करके कांग्रेस के खिलाफ जनता पार्टी बनाई। जनता पार्टी में कई पार्टियों का विलय हुआ, और खास तौर से जनसंघ का, जो कि उस समय शायद कांग्रेस के बाद अखिल भारतीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। उसके साथ वामपंथी दल भी उस समय पर होंगे अखिल भारतीय स्तर पर, क्योंकि वामपंथियों का उस समय अच्छा प्रभाव था। तो कांग्रेस के बाद आप कम से कम वामपंथियों के साथ तो उसको अखिल भारतीय पार्टी कह ही सकते हैं। तो उसने भी अपना विलय जनता पार्टी में कर दिया। तो उनका तर्क ये था कि यहां पर जो मसला है वो है विरासत का, कि अखिलेश यादव जेपी की विरासत को हथियाना चाहते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के साथ भी खड़े होना चाहते हैं, उस कांग्रेस के साथ खड़े होना चाहते हैं जिसने हमेशा उनके साथ अत्याचार किया। यहां तक कि बताते हैं कि एक बार लाठीचार्ज भी करवा दिया था, तो उसमें शायद उनको लाठी लग भी गई थी, या प्रदीप सिंह के अनुसार वो लाठी जो उनके ऊपर पड़ने वाली थी, तो नानाजी देशमुख जो उस समय जनसंघ के नेता थे, वो उसके सामने आ गए थे, तो लाठी शायद उनको लग गई थी। तो अब यहां पर उनका तर्क ये है कि जेपी की विरासत को बीजेपी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाने देना चाहती। तो भाई ऐसे कैसे आप नहीं जाने दोगे? अगर वो माल्यार्पण करने जा रहे हैं, आप उनको रोक रहे हो, तो क्या इससे आप विरासत जाने से रोक लोगे? नहीं रोक पाओगे। और रही बात जेपी के विषय में लोगों के जानने की, तो ना तो लोगों को इतना बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने का शौक है, ना ही, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि किसी को पता था या पता होता है कि 11 अक्टूबर को जेपी का जन्म दिवस होता है। तो मुझे लगता है इससे आप रोक नहीं सकते। हाँ, अगर आप रोकना चाहते थे तो अखिलेश के इस घोषणा से पहले कि वो
जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जाएंगे और खास तौर से जेपी की उस मूर्ति पर माल्यार्पण करने जाएंगे जो लखनऊ के जेपी एनआईसी में स्थापित है। मुझे लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ या प्रदेश भाजपा अध्यक्ष या भाजपा के किसी बड़े नेता ने यह फैसला ले लिया होता तो शायद आप एक बार रोक भी सकते थे। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर की पूरी लेगेसी जो है वो यूपी में मायावती ले गई, बिहार में रामविलास पासवान जैसे नेता या अन्य अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता लेकर के जाते हैं। किसी पार्टी ने बी आर अम्बेडकर के लिए इतना नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज तक पूरे भारत में दलितों और खास तौर से उन दलितों की पार्टी नहीं बन पाई है जो बी आर अम्बेडकर की जाति को बिलोंग करते हैं। बी आर अम्बेडकर जिस जाति से आते थे वह जाति लगभग पूरे भारत में पाई जाती है। उस जाति से मायावती आती हैं और उस जाति के नेता न तो बीजेपी में आज तक कोई बड़ा नेता बन पाया है और न ही उस जाति के लोग बीजेपी से अभी तक जुड़ पाए हैं। कारण बहुत स्पष्ट है कि आपने किया तो बहुत कुछ, आपने दिल्ली में उनके घर को स्मारक बना दिया, आपने लंदन में स्मारक बना दिया, आपने जगह जगह उनके जो भारत में जो 3-4-5 स्थान थे उनको स्मारक बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो लोग आपसे नहीं जुड़े। उसका कारण ये है कि आप खुलकर नहीं खेल पाते, आप इस चीज का प्रदर्शन नहीं कर पाते। या तो आपके नेताओं को इसमें झिझक लगती है, उनको हो सकता है ये लगता हो कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे हमारा सवर्ण मतदाता नाराज हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि आधुनिक भारत में ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई सवर्ण नाराज नहीं होने जा रहा। उसी तरह से जेपी और लोहिया के लिए भी भारतीय जनता पार्टी में के नेता उस तरह से आगे नहीं आते, जबकि अब तो भारतीय जनता पार्टी को अगर पिछड़ों की पार्टी कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि जितना वोट बैंक ओबीसी का बीजेपी के पास है आज की तारीख में, उतना किसी भी अन्य समूह का नहीं है। अगर हिंदुओं में मैं वर्गों की बात करूं अलग अलग, हाँ, अलग अलग राज्यों में ओबीसी की कुछ ऐसी जातियां जो उन क्षेत्रों को डोमिनेट करती हैं, वो भले ही ना उसके साथ हों, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जितना ओबीसी वोट या उसे वोट बैंक कहना चाहिए कि ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के पास है आज की तारीख में, उतना किसी भी अन्य वर्ग का नहीं है। तो आखिर इस तरह से आप क्यों सकुचाते हैं? आप लोहिया की के जन्म दिवस पर प्रोग्राम कीजिए, जेपी के जन्म दिवस पर प्रोग्राम कीजिए। ये लोग पिछड़ों के नेता माने जाते हैं, पिछड़ा इनको अपना नेता मानता है। वो किस जाति से आते हैं किससे नहीं आते इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, लोग उनको नेता मानते हैं। तो चूंकि लोग उनको नेता मानते हैं तो आपको चाहिए कि आप उनका सम्मान सार्वजनिक रूप से करें और उससे पहले करें जिस जो लोग उनको अपना नेता मानते हैं। तो मुझे लगता है कि 11 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो हथकंडा अपनाया गया कहा जाए या जो क्रियाकलाप किया गया, वो शायद बहुत ही मूर्खतापूर्ण था। इससे उन्होंने हासिल कुछ नहीं किया, अपनी और पोल खुलवा ली कि 7 साल में आपकी जांच कहीं नहीं गई। और मेरा तो साफ कहना है भाई, आप जांच कराइए, जांच में जो भी दोषी हो, अधिकारी दोषी हो तो उसको उल्टा टांगिए, नेता दोषी है तो उसको उल्टा टांगिए, पकड़ के जेल में बंद कीजिए, मुकदमा चलाइए, सबूत दीजिए, सजा दिलवाइए। और 7 साल में नहीं कर पाए तो क्या 70 साल लगेंगे आपको? और फिर इतना बड़ा स्मारक है, आपने उसका काम तो रोका नहीं, काम आपका चल ही रहा है, तो उसे जल्दी से जल्दी बना करके ओपन कीजिए, आम जनता उसके अंदर जा सके। जांच तो होती रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे काम नहीं चल रहा है। जब काम चल रहा है और एलडीए का कहना है कि वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि काम नहीं चल रहा है, काम रुका हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए जो भी लोग दोषी हों, अगर नेता दोषी हैं, मंत्री दोषी हैं, तो
उनके पेच टाइट किए जाने चाहिए और अगर अधिकारी दोषी हैं तो उनको सजा दी जानी चाहिए। आज की चर्चा में इतना ही। इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।